भाइयों, हमारे साथियों ने आपके बीच में अपनी बातें बहुजन समाज पार्टी के संबंध में बहुत विस्तार से रखी है और सभी चीजों को आपके सामने इस क्षेत्र के बारे में भी, इस क्षेत्र के में बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से यहां पर बढ़ाने का काम किया, ये हमारे माननीय सांसद जी ने भी आपके सामने रखी। श्री धर्म सिंह जी ने और श्री सुरेश कश्यप जी ने, श्री नकुल दुबे जी ने भी आपके सामने सूक्ष्म में सब कुछ रख दिया। और खास तौर से हमारे मीडिया के संबंध में हमारे श्री धर्मपाल सिंह जी ने बात रखी, श्री धर्म सिंह चौधरी जी ने, और उन्होंने कहा कि मीडिया आजकल एक तरफा चलता है, इसलिए जो सही चीज होती वो सामने नहीं आती। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हर दिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मीडिया में बदलाव आ रहा है। मीडिया को भी ये लग रहा है कि 3 महीने बाद तो असलियत सामने आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी होगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन चुकी होंगी। तो तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या फिर 2007 की तरह बैठ करके कहेंगे कि नहीं, हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग आंकड़े नहीं लगा पाए, हम लोग सही नहीं समझ पाए, हम लोग तो 30-40 का आंकड़ा देते थे 2007 में, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब की बात फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, हमसे कुछ गलतियां हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया की भी मजबूरियां हैं। मीडिया जो है वो किसके माध्यम से चलती है? मीडिया में आजकल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उन्हीं के हाथों में मीडिया जा चुका है। और हमारे जो मीडिया कर्मी जो श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ में बैठते हैं, जैसा कि वो कह रहे ग्रीन रूम में कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, ये वो लोग हैं जो कि फील्ड में रहते हैं, जो जगह जगह पर जाते हैं, उनको असली नब्ज मालूम है। वो देख रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किधर जनता जा रही है, किसको याद कर रही है, किसके शासन को याद कर रही है, किसके कुशासन को देख रही है जिसको हटाने के लिए उसने जिद थाम ली है। वो किस समाजवादी पार्टी की सरकार का भी उसने माहौल देखा और अब भारतीय जनता पार्टी का भी देखा, तब उसको याद आता है कि किस तरीके से सुशासन चलता था बहन मायावती जी की सरकार में, कैसे विकास हो रहा था, कैसे हर तरफ कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था। तो ये वो लोग हैं, मीडिया के लोग, जो कि बैठ करके अलग बात करते हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाकर के बात रखने की बात करते हैं तो ऊपर से जो निर्देश होते हैं, जहां पर पूंजीपति जिनके की मीडिया के ये ज्यादातर जो मीडिया के आप चैनल्स देखते हैं वो हैं, वो उनको जो निर्देश देते हैं उनको करना पड़ता है और उनकी भी मजबूरी होती है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनका दबाव आ जाता है, तो इसलिए उनकी भी मजबूरी हो जाती है। इसलिए आपको इन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। और आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया जो ये एक अलग मीडिया हो गया है। ये जो मुख्य चैनल देखने को मिलते हैं ये पिछड़ गए हैं, ये 5 और 10% में रह गए हैं। 80-90% तो आपके जो मोबाइल में सोशल मीडिया चलता है वो चीजें दिखाने का काम करता है। और खुशी की बात है कि आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से असलियत दिखाने का काम करने पे उतारू हो गया है। और बहुजन मीडिया जो उसमें खास तौर से है, उन्होंने तो पूरी छापेमारी कर दी है और दिखाने का काम कर दिया है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रही है और अपनी पार्टी की सरकार बनाने का। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो अपने आप, न उनको कोई पीछे से पैसा दे रहा है, न उनको कोई उद्योगपति उनके साथ में लगा है, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके और इस प्रदेश की असलियत दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए वो बधाई के पात्र वो भी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी,
श्री नकुल दुबे जी ने कुछ मुख्य नाम पढ़ दिए थे ऊपर के, बाकी लिस्ट नहीं पढ़ी थी। आपने देखा कि काफी बड़ी संख्या में लोग तो मंच पर भी आए, हमारी छोटी बहनें भी आई, महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए। जो इधर उधर कहीं चले गए थे, भटक गए थे, बहक गए थे, वो सब आज वापस आकर के उन्होंने, चाहे वो भीम आर्मी पार्टी हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसको छोड़ करके किनारा करके और उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया है और ये प्रण लिया है कि अब की बार 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेने का काम करेंगे। और इसके पीछे कारण भी है। अभी अभी आखिरी में हमसे एक नौजवान साथी था, वो मिला करके उसने बताया, हमको फूल देने के बाद बताया कि हम शब्बीरपुर गांव से हैं। शब्बीरपुर गांव का नाम सुनते ही हमको वो मंजर याद आ गया। शब्बीरपुर गांव आपके जिले का, किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने का काम सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इन्होंने अपना असली रूप चेहरा दिखाने का काम शब्बीरपुर से किया था। और वहां पर कैसे प्रायोजित ढंग से इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और किस तरीके से आपस में लड़ाने के लिए और आपस में जाति धर्म में भिड़ाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, वो भी आपने देखा था। और हम लोग तो खुद, हमें तो याद है, हम लोग तो संसद में थे, उस समय संसद चल रहा था। बहन मायावती जी राज्यसभा की सांसद थी, हम लोगों के साथ में थी। उन्होंने शब्बीरपुर गांव सहारनपुर में जब उसका नाम देखा तो सहारनपुर तो उनके दिल से लगा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने गांव गांव पे जाकर के काम किया है। यहाँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मंडल में 16 तो सीटें हैं, पर कितने भी गांव होंगे, हर गांव का नाम हमारी नेता बहन मायावती जी को मालूम है। शायद हम में से किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उनको मालूम। और उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हम शब्बीरपुर जाएंगे। उन्होंने जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनको सूचना दी, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से माहौल था, तो वो देखते हुए सूचना दी गई कि यहाँ पर उचित सिक्योरिटी का काम किया जाए और हेलीकॉप्टर से आने की परमिशन मांगी जाए। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, या मालूम भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उस चीज को गुजरे हुए। उनको सिक्योरिटी की कारण होने के बाद भी हेलीकॉप्टर तो हम लोग अपना खुद लेकर के इंतजाम करके ला रहे थे, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। और क्यों नहीं दी थी? उन्होंने सोचा था शायद बहन मायावती जी अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो रुक जाएंगी और दिल्ली से यहाँ पर सहारनपुर नहीं आएंगी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां तैयार करो और हम अपनी गाड़ी से सहारनपुर जाएंगे, शब्बीरपुर जाने का काम। और वो शब्बीरपुर आई, हम भी उनके साथ में थे, और चूंकि हम उनके साथ चल करके आए थे, हमने देखा किस तरह का माहौल था। जैसे ही सूचना मिली लोगों को कि बहन मायावती जी शब्बीरपुर आ रही हैं और उनको परमिशन नहीं मिली, वो कार से आ रही हैं, तो हमने तो वो मंजर देखा कि दिल्ली से लेके सहारनपुर तक हम लोगों को 8 घंटे लगे थे आने पर। क्यों लगे थे? क्योंकि पूरे रास्ते में दोनों तरफ बहन मायावती जी के लिए लोग खड़े हुए थे और उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए, दिल्ली से लेके सहारनपुर तक। और उसके बाद वो शब्बीरपुर गई थी। उन्होंने शब्बीरपुर में जाकर के, सिक्योरिटी की वहां कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन मैं बधाई देता हूं यहाँ के लोगों को कि लोगों ने कवच बनाया था। यहाँ के लोगों ने अपना खुद का कवच बना करके, और बहन मायावती जी के चारों तरफ, वो जब घर में गई देखने जहां आग लगाई गई थी, जहां पर जिस तरह से जहां पर ये हुआ था किस्सा, वो सब देखने गई, हम भी साथ में थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार इंतजाम नहीं कर रही है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं आपके साथ में, और लोग खड़े हैं। उसके बाद आपने देखा कि लौट करके जब यहां से हम लोग वापस गए तो लौटते समय हादसा हुआ। षड्यंत्र रचा गया था, तैयारियां थी, कुछ षड्यंत्र के तहत में कुछ गलत इरादे थे लोगों के, लेकिन उनको नहीं मालूम था
कि तब तक हमने ऊपर हम लोगों ने बात की थी और बात करने के बाद यहां से परमिशन लेकर के लौटने का काम हेलीकॉप्टर से गए थे। लेकिन जो लोग लौट रहे थे वो भी लोगों को याद होगा कि उस समय हादसा हुआ था और कुछ लोग मार दिए गए थे। बहन मायावती जी ने जब लौटी वहां पर राज्यसभा में, वो राज्यसभा का आप लोगों ने स्पीच देखा होगा, यूट्यूब में है, हर जगह है। सहारनपुर के लोगों को तो वो तो रोज देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्होंने यहां पर आने का जो काम किया वो तो अलग था, ये आपका हौसला बढ़ाने का काम किया वो तो अलग था। अपनी सुरक्षा को ताक में रख करके, अपना ध्यान न रख करके, अपने जान माल का ध्यान न रखते हुए वो आपके बीच में तुरंत आने का काम किया था। लेकिन इसके साथ साथ में जब राज्यसभा में उन्होंने इस बात को उठाने का काम किया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में उन लोगों ने रोकने का काम किया था, उनको बोलने देने से रोकने की काम करने का काम किया। जब वो खड़ी हुई, जैसे ही खड़ी हुई, उन्होंने कहा पहले काम रोकिए। उपाध्यक्ष जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा काम रोकिए, हम पहले अपने शब्बीरपुर की और सहारनपुर की बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, ये सारे लोग खड़े हो गए और शोर करने लगे, उनको बोलने देने से उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन बहन मायावती जी ने राज्यसभा के जो साल भर से और काफी समय बचा हुआ था, उन्होंने राज्यसभा की चिंता न करते हुए फिर उन्होंने उसी समय निर्णय लिया, वहीं पर बोलते बोलते निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की बात इस सदन में नहीं कर सकते तो लानत है हमारी इस सदन में बैठने की, और हम इस सदन को छोड़ते हैं और हम यहां से इस्तीफा देते हैं। और उन्होंने इस्तीफा दे करके, आपके लिए इस्तीफा दे करके सदन को छोड़ने का काम किया। और छोड़ करके उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद दिलाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। कहा था उनको सदन में जब नहीं बोलने दिया गया था, उन्होंने कहा था हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा दे करके सदन से बाहर आकर के उन्होंने लोगों से मीडिया के माध्यम से अपनी बात करने का काम किया था। बहन मायावती जी ने भी वही करने का काम किया और उन्होंने फिर अपनी बात रखी थी देशवासियों के सामने और आपके सामने, और उन्होंने इस बात को रखा कि क्यों हमने और किस तरीके से उन लोगों ने इन लोगों का असली चेहरा खोलने का काम किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सरकार चला रही है। जिस तरह से दहशत का माहौल इन्होंने उस समय फैलाने का काम किया था, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को हमारे दलित समाज के भाई बहन अगर उनके साथ में खड़े भी नजर आते हैं तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है। बहुत बड़ा झटका इसलिए लगता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, संसद में जब बिल पास हुआ, संविधान का बिल पास हुआ, संविधान संशोधन का बिल पास हुआ, तो उस समय राज्यसभा में बहन मायावती जी थी, हम भी उनके साथ में खड़े थे और उनकी वजह से वो बिल वहां से पास हुआ था। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने तो वहां पर पूरा आतंक माहौल फैलाने का काम किया था। गिलास तोड़ा था, शीशा तक तोड़ दिया था, गिलास तोड़ करके बात, जिससे कि संशोधन बिल पारित ना हो। उन्होंने हर तरह के वहां ड्रामे किए थे। मुझे तो इसलिए याद है कि मेरे ही बगल में खड़े होकर के उन्होंने ग्लास तोड़ने का काम किया था और उसकी कांच जो हमारे हाथ में लगी थी, हमारे हाथ से खून निकला था। और उसके बाद उन्होंने, लेकिन हम लोग वहां पर डटे रहे। बहन मायावती जी की मौजूदगी की वजह से मजबूरन वो बिल वहां से पास हुआ था, संविधान संशोधन का। जब लोकसभा में गया तो हम लोग वहां ऊपर से देख रहे थे। बहन मायावती जी पहली बार ऊपर बैठ करके उन्होंने देखने का काम किया था कि नीचे क्या हो रहा, जरा हम भी तो देखें। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही संविधान बिल का नाम लिया गया, सबके सब खड़े हो गए और विरोध करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही षड्यंत्र रचा हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ में, और ये तय कर रखा था किस तरीके से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा और आकर के वो बिल फाड़ने का काम करेगा। और समाजवादी पार्टी, उसको देखिए, जैसे ही बिल पेश हुआ उसने तो अपने सांसद, और वो भी कैसे सांसद को, जो कि दलित समाज से सांसद था, उसको भेजा और भेज करके जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज आया कि देखिए ये दलित समाज के सांसद हैं जो अपने ही बारे में बिल फाड़ने का काम कर रहे हैं। और उनसे बिल फाड़वाने का काम किया और बिल फाड़वा करके उन्होंने संविधान संशोधन को पारित नहीं होने दिया
और आज इतने वर्ष हो गए हैं, रोज वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मिलकर के आपस में पहले से तय करके, और समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन बिल पास करते रहते हैं। किसानों का बिल किस तरीके से पास हुआ ये सबने देखा, लेकिन ये वाला बिल वहां पर पेश करने का काम नहीं करते हैं और न करेंगे। इनकी नीयत में खोट है। तो आपको पहचानना चाहिए समाजवादी पार्टी की असलियत। ऐसे लोग, उनके साथ में जब कोई साथ में खड़े होने का काम करता है, खास तौर से हमारे दलित समाज के भाई बहन, तो उनको भी अपनी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। जिसने कि हमारे ही पीठ में छुरी मारी और उसके साथ में खड़े होकर के साथ देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने साजिश की तरह ये काम किया, इसके साथ खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को आतंकित करने के लिए तरह तरह के कानून बना करके, उनके ऊपर दहशत फैलाने के लिए तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, उनके नेता आए दिन आकर के कभी एक भाषण देंगे, कभी दूसरा देंगे, और समाजवादी पार्टी के साथ में मिल करके ये तय करते हैं कि हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे। रोज का इनका मंजर तय होता है, आपस में रोजाना इनकी बात होती है और तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, वो उनके अन्य नेता, उप मुख्यमंत्री और बाकी लोग, इनके पास पहुंच जाता है कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा, तो वो कहते हैं कि हम ये कहेंगे। और इस तरीके से आए दिन टेलीविजन में और अखबारों में एक तमाशा बना करके दहशत फैलाने का काम करते हैं। और ये लोग तो आपस में मिले ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो मिलकर के ही काम करते हैं। ये तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद करिए 2003 में किस तरीके से सरकार बनवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दे रखा था खुला, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सहते से मिले तोड़ करके और उसका विलय, उनका विलय कराने का काम किया था उनके अध्यक्ष जी ने। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी, फिर समर्थन भी दिया था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार को 2007 तक चलाने का काम किया था। तो ये एक दूसरे से तो मिलकर के शुरू से रहते हैं और मिलकर के ही योजना बनाते हैं। और इसको समझने की जरूरत है हमारे साथियों को। ये सिर्फ आपका नाम लेंगे, अगर आपके साथ होते हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको भी सोचने की जरूरत है कि अगर ये आपके साथ में थे तो पूछिए कि 5 साल जब इनकी सरकार रही तो उस सरकार में कितने दंगे हुए। हमारे जाट समाज के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आपस में भाईचारा खत्म करा करके और लोगों को लड़वाने की योजना बनाते हैं, लोगों को भिड़ाने की योजना बनाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। और एक दो दंगे नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने दंगे कराने का काम किया। ये आपने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा। क्यों नहीं बहन मायावती जी की सरकार होती दंगे होते? एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं। 5 साल सरकार चली, भाईचारे के साथ चली, आपस में मिल करके चली। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम लोग खाली करते नहीं है, हम लोगों ने अमली जामा पहना के दिखाया। और किस तरीके से सर्वजन सुखाय और हिताय की सरकार चलाई है, ये सबने देखा। कोई समाज उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे वो दलित समाज के भाई बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, जिनके ऊपर आजकल एक तरफा हत्या कराने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह का समाज उन लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने चलाने का काम किया था। आज दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, किसी से छिपा है? पूरे के पूरे परिवार मार दिए जाते हैं। आप देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, अन्य एक जिले में हो तो बताएं आपको। हर दिन अखबार उठाइए तो किसी न किसी जिले में परिवार के 4 लोग मार दिए गए, 2 लोग मार दिए गए। ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा लोगों को गोलियों से मार दिया गया।
कितने एनकाउंटर हो गए। हाथरस में दलित समाज की एक बेटी, किस तरह से उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसको जलाने का काम किया गया रात के 2 बजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठकर कह रहे थे हम देख रहे हैं टेलीविजन में और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इसकी बॉडी को, इसको इनके घर वालों को, परिवार के हाथ में मत देना, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें हैं, जो आरोपी हैं वो अपने हैं, इसलिए उनको बचाना जरूरी है। और रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। किस तरह से खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले शादी होती है, मेहंदी भी हाथ से नहीं छूटी थी और उसको 1.5 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा है। और घर के परिवार के जितनी महिलाएं हैं उनको 1.5 साल से 6 साल की बच्ची को भी और 4 साल के बच्चे को भी जेल में बंद करके रखा है। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। विकास के नाम पे खाली विनाश। किसानों के साथ में क्या किया इन्होंने? उनसे कहा, जैसा कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि हम तो आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दी? आमदनी तो 0 कर दी। उनकी जमीन पर नियत लग गई, जमीन पर नियत लग गई, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हमको आपने सब तो बेच दिया है, पूरा देश बेच दिया है, नौकरियां खत्म कर दी हैं आपने, क्योंकि हमको पूरा देश बेच दिया आपने। हर चीज जो देश की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, वो उनके हाथों में बेचने का काम किया। ये आपको भी मालूम है। चाहे रेलवे हो, चाहे तेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां हो जो युद्ध के हवाई जहाज बनाती हैं, वो हो, बैंक हो, बिजली घर हो, हर चीज को बेचने का काम कर दिया, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये तो आपकी संपत्ति थी, आपके टैक्स से बनी थी। लेकिन इनको उद्योगपति ये लोग हजारों करोड़ रुपया देते हैं चंदा के नाम पे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दे दो। उन्होंने कहा ले जाओ। अब उन्होंने किसानों की जमीन मांग ली, कहा कि हमको अब सब कुछ मिल गया है, जमीन नहीं मिल रही है, किसानों की जमीन दे दो। तो 3-3 काले कानून बना दिए। ऐसे काले कानून बनाए जिसमें कि जमीनें जब चली जाए पट्टे पे तो दोबारा वापस ना आने पाए। किसान के पास जो छोटी जमीनें हैं वो भी उसके हाथ से चली जाए। 2 गुना बढ़ाने की आमदनी की बात करते थे। बहन मायावती जी ने तो वोट जब मांगा था 2007 में, ये नहीं कहा था कि हम 2 गुना कर देंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मालूम था कि वो कुछ भी ना कहें, तब भी किसानों की देखभाल तो वो करने का काम बहन मायावती जी करें। और उन्होंने इसीलिए जब उनकी सरकार बनी तो 2 गुना गन्ने के दाम बढ़ाने के काम किए। 5 रुपए हर साल नहीं, जैसा कि अब बढ़ाए गए, 125 से लेकर के 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 40 रुपए जो और बढ़ाए थे कैबिनेट के माध्यम से, 290 पहुंचाने के लिए, तब तक वो सरकार चली गई थी और जो सीजन शुरू हुआ था उसके बाद वो 40 रुपए बढ़े। कहने के लिए वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए और किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं, आदेश देते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबक सिखा दो। अपने पुलिस वालों से कहते हैं, जैसे कि उनसे कह रखा है कि अगर कोई भी बात ना सुने तो चाहे होटल में घुस के सर फोड़ना पड़े, जान लेनी पड़े, ले लो, गाड़ी में बैठा के गोली मारनी हो मार दो। उसी तरह किसानों के लिए भी कहा कि उनका सर फोड़ दो और तब तक लाठियां चलाओ जब तक सर से खून ना निकले। और आपने देखा कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में किस तरह से किसानों को पर लाठियां बरसाई गई, उनका सर फट गया, सर से खून निकलने लगा, 2 किसानों की मौत भी हो गई। और वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि ये तो अच्छा सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन सबक तो सिखाने का काम किसानों ने अब की बार इनको कर दिया है और उन्होंने मजबूर कर दिया। 700 किसानों की शहादत ली इन्होंने, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मजबूरन जब देख लिया कि अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव है तो इसने मजबूर होकर के इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन घोषणा भी किस तरह से की? कहा कि इन किसान ना समझ है, किसान को कुछ नहीं समझ में आता,
किसान को वो बेवकूफ समझते हैं। कह दिया उन्होंने अपने कि मैं माफी मांगता हूं कि आप ना समझ हैं और आप हमारा अच्छा कानून नहीं समझ पाए। आप ये किसान से कह रहे हैं जो आपको, आपका अन्नदाता है, जो आपको रोटी रोजी देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसके लिए आप कहते हैं आप ना समझ हैं, आपकी समझ नहीं है और इसलिए हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। और इनके नेताओं ने तो उसके बाद तुरंत कह दिया, गवर्नर साहब ने भी एक कह दिया, कहा कि ये तो नासमझी की वजह से इनका वापस लेना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए है, इसके बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। यानी कि खुलासा कर दिया, अपनी नीयत खोल दी। और नीयत इनकी ये है कि चुनाव हो जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के और उसके बाद हम इस कानून को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों से जो करोड़ों रुपया ले रखा है, हजारों करोड़ रुपया ले रखा है, उसका वरना वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए अभी चुनाव तक खाली इसको वापस लेने का। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, इनकी इन बातों को, और इनको सबक सिखाने का समय तो आप सबके हाथ में आ गया है। किसानों के हाथ में आ गया, महिलाओं के हाथ में आ गया, अध्यापकों के हाथ में आ गया। अध्यापकों को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई जब वो बेरोजगारी को लेकर के, और अध्यापकों को जो नियुक्ति में इन्होंने घपले किए उसको लेकर के विधानसभा के सामने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाई, उनके सर भी फाड़ने का काम किया। एक महिला ने तो अपना सर मुड़वाने का काम किया, इतनी परेशान हो गई उसने विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाया। लोगों ने कहा कि क्यों मुड़वा दिया सर? उसने कहा कि हम अंत्योष्टि कर रहे हैं इस सरकार की, सामूहिक रूप से हम इसको अपना सर मुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये शिक्षक जो हैं ये इसी लायक है। पहले तो उनसे वोट लिया था, कहा था आइए आप हमारे साथ में आइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको भत्ता देंगे, आपको नौकरियां देंगे। वित्तहीन शिक्षकों से कहा कि आप हमारे साथ में आइए, 20 लाख से ज्यादा हैं, आप वोट दीजिए, हम आपको आपका नियमावली भी बनाएंगे और आपको साथ में भत्ता भी देंगे। लेकिन जब कुछ नहीं दिया, आंदोलन किया तो लाठियां देने का काम किया और यहां तक कह दिया कि ये जो अध्यापक लोग हैं ये इसी लायक है, इन्होंने पिछले जन्म में अपने कुकर्म किए थे और इसलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने और इसलिए इनका ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अगर मुखिया इस तरह की बात एक अध्यापक के बारे में कहे जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, हम सबको, हम लोगों के गुरु होते हैं, उनके बारे में इस तरह कहना कि उन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे, पाप किए थे और इसलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है? लेकिन इन लोगों के अंदर अभी मद से चूर है। इनको लग रहा है कि हम तो अब यहां पर सत्ता में बैठ गए हैं और अब इस सत्ता में हमेशा बैठे रहेंगे। ये भूल गए कि और इसीलिए सबसे वादा करके, सबसे झूठे वादा करके सबको इन्होंने धोखा देने का काम किया, किसी को नहीं बख्शा। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आओ वोट दो हमको, सबने मिलकर के वोट दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं हम नौकरी नहीं दे सकते, तुम पीएचडी हो, पढ़े लिखे हो, तो ठीक है, तुम्हें हम एक सलाह देते हैं, जाओ खोंचा लगाओ और पकौड़े बेचने का काम करो। हम नौकरी तो नहीं दे सकते, तुम पकौड़े बेचो। पकौड़ा बेचना हम लोग कोई बुरी बात नहीं मानते, पकौड़ा बेचना, सब्जी बेचना, ये सारे हमारी तो पार्टी ही गरीबों के लिए पार्टी है, गरीबों की पार्टी, उनके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे इन नवयुवकों को ये कहना कि हम आपको रोजगार देंगे और उसके बाद ये कह दो कि तुम पकौड़ा बेचो, तो धोखा देने की बात हुई। इसलिए इन्होंने खाली इनको धोखा नहीं दिया, किसानों को खाली धोखा नहीं दिया, अध्यापकों को खाली धोखा नहीं दिया, महिलाओं को भी धोखा दिया। महिलाओं से कहा कि आप हमको वोट दीजिए, बहुत बड़ी शक्ति, 50% की शक्ति है हमारी महिलाओं की। उनसे कहा कि आप आइए वोट दीजिए हमको और हम आपको सुरक्षा देंगे, हम और कुछ तो दे नहीं सकते, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपका चूल्हा हटवा देंगे। क्या किया इन्होंने? गैस का सिलेंडर पकड़ाया और वो गैस का सिलेंडर 200 का जो मिलता था उसको 1200 पहुंचाने का काम कर दिया।
जिस तरह से पेट्रोल जो 70 रुपए का था 110 पहुंचाने का काम किया, डीजल को 100 के पार करने का काम किया, महिलाओं को आपने झूठ बोल करके पहले वोट लिया और दूसरा झूठा वादा क्या किया, कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा देने के नाम पे क्या किया, महिलाओं ने तो वोट दे दिया, कई लोगों ने तो इनको वोट धर्म के नाम पे दे दिया। धर्म का इनका असली चेहरा तो हम पहले ही खोल चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके, हर 75 जिले में जब प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किए थे, अयोध्या से शुरू किया था और सब जगह जा करके इनका असली चेहरा खोलने का काम किया था कि धर्म की बात करते हैं, कितने बड़े अधर्मी हैं ये लोग। लेकिन महिलाओं से कहा था सुरक्षा देंगे, कैसी सुरक्षा दी आपने? आज जो इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है, उसके साथ में दुराचार होता है उत्तर प्रदेश में। क्या यही सुरक्षा मांगी थी? बहन मायावती जी का शासनकाल याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से जाने की जरूरत पड़ती थी, वो निकलने में हिचकती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी, अपने काम से निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, किसी की मजाल नहीं। कानून द्वारा कानून का राज चला करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कानून द्वारा कानून राज चलाने के लिए गुंडों माफियाओं को जो उनके साथ में होना चाहिए वो तो किया ही था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। अगर पार्टी के लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पूरे देश को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बने हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे और हमारे ही एक सांसद ने लोकसभा के कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, कुछ गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने बुला करके और अपने घर में बुला करके वहीं से हथकड़ी लगा करके जेल में भिजवाने का काम किया। आज गरीबी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी अगर है तो आज सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश को अगर कानून व्यवस्था में सबसे नीचे है देश में तो उत्तर प्रदेश है। हर चीज में सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश। आप समाजवादी पार्टी की सरकार को भी याद करिए, किस तरीके से जब उनकी सरकार आती थी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, फिरौती, डकैती, बलात्कार, इसकी छड़ी लग जाती थी। एक सरकार बनते ही 24 घंटे में सब शुरू हो जाती थी। ठीक उसके विपरीत जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेकर के बैठती हैं, उसी समय पूरे प्रदेश में कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है। और यही अब की बार 3 महीने बाद फिर से होने वाला है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को चौकस रहना पड़ेगा। आप लोग उनके झूठे प्रलोभन, इनके अभी आपके बीच में रोजाना आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है, तो कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे आप लोगों को झूठे वादे के नाम पे आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार अगर आप चूक गए तो आप आने वाली पुश्तों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वो आपको जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे कि आपके हाथ में मौका आया था और आपने गंवाने का काम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम करके आए और आज भी जिस तरह से आपके बीच में आके आप लोगों के उत्साह देखा है, तो इससे पूरा यकीन है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सहारनपुर मंडल में हम लोगों की 16 सीटें हैं, 16 की 16 सीटें अब की बार बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आपको डाल के भेजने की जरूरत है। और उसी प्रकार से हर प्रदेश में, हर मंडल में अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब समय बहुत कम बचा है, 20 दिन समय बचा है। 1 तारीख या 2 तारीख को अगले महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए आपके पास दिसंबर का समय बचा है। इस समय को पूरी अपनी ताकत लगाने का काम करिए। जो बातें हमने आपसे कही, जो हमारे साथियों ने इसके पहले बहुत विस्तार से आपके बीच में कही है, उन सब बातों को ध्यान में रखिए और उनको यहीं पर छोड़ के मत जाइएगा। उनको ले जाकर के अपने साथियों के बीच में घर घर में जाइए, उनके बीच में पहुंचने का काम करिए।
आप लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में इन सब बातों को बहुजन समाज पार्टी की आप हर व्यक्ति के तक पहुंचाने का काम करिए और उनको बताने का काम करिए कि अब वक्त आ गया है कि अब आपकी बात पूरी ताकत लगा करके, तन मन धन लगा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ में आज हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। आप खड़े होकर के एक बार दोनों हाथ उठा करके हमको इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ में इस संकल्प के साथ में हैं। आपके हाथ देख करके, आपका जोश देख करके और मुझे पूरा यकीन हो गया है, और यहाँ से मैं जाने के बाद जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये बातें आपके पास हमने बहन मायावती जी की तरफ से पहुंचाने का काम किया है। उनके निर्देशों के तहत में हम लोग यहाँ पर हैं। उनके निर्देशों के तहत हम लोग ये मंडल स्तरीय बैठक कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कहा है कि वहां जा करके व्यक्तिगत रूप से इन मंडलों में जा करके हमारी इन बातों को हमारे लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करिए, और उसके बाद तो वो आपके बीच में खुद आने का काम करेंगी, अपनी बात रखने का काम करेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब नहीं